लास्ट लेक्चर में किसी को कोई डाउट है? फातिमा ग्रुप में मैसेज डालो बच्चे। कल हमारी बात हुई थी एड्रिनल ग्लैंड की। आज हम बात करने वाले हैं एक और ग्लैंड की जिसको बोला जाता है पेनक्रियास। इसको बोला जाता है लबलबा। ठीक है ना। लबलबा ये एक मखलूत वजूद है ना। आमतौर पे मखलूत ये जो लफ्ज है उर्दू का, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड। मखलूत मतलब कंपाउंड, यानी दो चीजें एक साथ काम कर रही है, उसको बोला जाता है कंपाउंड या उसको बोला जाता है मखलूत। तो ये मखलूत गुदूद कैसा है? क्योंकि ये एक्सोक्राइन काम भी करता है और ये एंडोक्राइन, दोनों भी तरह के काम करता है। इससे पहले भी हमारी बात हुई थी कि हमारे बॉडी में जो ग्लैंड्स है, जो हुदूद है, वो दो तरह से काम करते हैं। एक तरह वो काम करते हैं एंडोक्राइन और दूसरा वो काम करते हैं एक्सोक्राइन। अगर आपको याद होगा तो एंडोक्राइन के वास्ते हमने बोला था कि डक्टिलिस, उनकी कोई अपनी नालियां नहीं होती, कोई ब्लड, उनकी कोई अपनी वेसल नहीं होती। उसके बजाय ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो भी हार्मोन रिलीज करते हैं, उस हार्मोन को कहाँ डंप करते हैं? खून में, और खून की नालियां उसको लेकर जाती है। नाउ दूसरा एक्सोक्राइन ग्लैंड के मामले में हमने कहा था कि यहां पर क्या होती है, ये डक्ट ग्लैंड होते हैं, क्योंकि इनके पास डक्ट होती है, इनके पास अपनी ट्यूब होती है जहां पर ये सिक्रीशन करते हैं। तो पेनक्रियास ऐसा ग्लैंड है जिसके पास दोनों भी तरह की सलाहियत है। वो ब्लड के थ्रू भी अपने हार्मोन को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकता है और डक्ट में भी रिलीज कर सकता है। इस डक्ट वाले एक्सोक्राइन का जो एग्जाम्पल है, अगर आपको याद होगा तो हमने डाइजेशन में पढ़ा था, है ना? याद आ रहा है? डाइजेशन में जब हमने अमले इन्हेज़ाम पढ़ा था, याद आ रहा है? अमले इन्हेज़ाम, तो हमने आ पेनक्रियाटिक जूस, याद आ रहा है? लबलबा वाला पेनक्रियाटिक जूस पढ़ा था। हमने कहा था कि ये जो पेनक्रियाटिक जूस होता है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में काम करते हैं। तो उस वक्त जो ये हुदूद, ये जो पेनक्रियास काम कर रहा था, वो काम बेसिकली कौन सा वाला था? एक्सोक्राइन। अब जिसकी बात हम कर रहे हैं वो कौन सा वाला है? एंडोक्राइन। इसीलिए यहाँ पर बोला गया कि ये जो पेनक्रियास है, ये जो लबलबा है, ये कौन सा वाला हुदूद है? मखलूत। कौन सा वाला है? मखलूत। ये इसके पास कंपाउंड ग्लैंड है, इसके पास दोनों भी काम होते हैं। ठीक है। नाउ अगर इसके एंडोक्राइन लबलबे की अगर बात करते हैं, तो एंडोक्राइन लबलबे के अंदर बहुत सारे खलिए होते हैं, बहुत सारे सेल होते हैं। उनको कहा जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोला जाता है इसको? स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस। स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस। देखिए यहां पर ये डायग्राम ऐड है, ये पेनक्रियास है। अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था कहाँ होता है, तो हमने कहा था कि डियोडिनम के अंदर, डियोडिनम के अंदर होता है। और ये पेनक्रियास से कॉमन डक्ट ओपन होती है जिसको कहा था हमने हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। याद आ रहा है? हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट में क्या होता है? ये पेनक्रियास से आ रहा है और ये गॉल ब्लैडर से, दोनों मिलकर यहाँ पर एक डक्ट बनाते हैं। और हमने कहा था कि यहाँ पर कौन होता है? यहाँ पर होता है स्फिंक्टर, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। याद है? ये हम लोगों ने वहां पढ़ा था डाइजेशन में। तो सेम अब ये पेनक्रियास की बात हो रही है, तो पेनक्रियास के वो पार्ट की बात हो रही है जो एंडोक्राइन है, और पेनक्रियास का वो एंडोक्राइन है, उसके पास जो खलिए होते हैं उनको कहा जाता है स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोला जाता है इसको? स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस। नो, एक आम इंसानी लबलबे की अगर बात करें तो उससे 10 से 20 लाख के करीब स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं। यानी ये जो स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर जो खलिए हैं या इसके अंदर जो सेल है, तो वो सेल कितने होते हैं? 10 से लेकर 20 लाख, 10 से लेकर 20 लाख के करीब ये होते हैं। और ये क्या करते हैं? ये पेनक्रियास का 1 से 2% हिस्सा होते हैं। यानी पेनक्रियास का 1% वो कौन सा वाला ग्लैंड है? एंडोक्राइन।
जिसके अंदर कौन से वाले सेल है? स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस। नाउ अब ये जो स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, इनको दो किस्म के खलियों में डिवाइड किया हुआ है। अब ये दो किस्म के खलिए कौन से है? ये दो किस्म के जो खलिए हैं आमतौर पे यहाँ पर दो किस्म के खलिए एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। एनसीईआरटी ने कहा कि जो ये जो खलिए है स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इनके दो टाइप है। एक टाइप है जिसको वो कहते हैं अल्फा सेल और दूसरे को कहते हैं बीटा सेल। एक को कहते हैं अल्फा खलिए और दूसरे को कहते हैं बीटा बीटा खलिए। तो हम ये कहते हैं कि एक है अल्फा खलिए, दूसरे है बीटा खलिए। नाउ यहां पर अगर आप देखेंगे, ये वाले डायग्राम को मैंने यहां रखा है, तो यहां देखिए ये कौन है? अल्फा सेल और ये कौन है? बीटा सेल। नाउ एनसीईआरटी ने सिर्फ ये दो नाम दिए, हालांकि इसमें चार सेल होते हैं, अल्फा बीटा, और एक होता है डेल्टा सेल और एक होता है एफ सेल। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी ने हमको ये दो सेल की बात की, इसलिए हम इसकी बात करने वाले हैं। लेकिन याद रखना है कि पैनक्रियाज में चार टाइप के सेल होते हैं, अल्फा बीटा डेल्टा और एफ। कौन कौन होते हैं? अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल। चार तरह के होते हैं, लेकिन मेनली हमारी डिस्कशन किस पे है? दो पे, एक है अल्फा और एक है बीटा। नाउ कि यहां पर जो अल्फा खलिए है, अल्फा खलिए ग्लूकागॉन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। ये जो अल्फा खलिए है वो क्या सिक्रेट करते हैं? एक हार्मोन जिसका नाम क्या है? ग्लूकागॉन। क्या नाम है उसका? ग्लूकागॉन। और जो बीटा सेल है वो सिक्रेट करते हैं इंसुलिन। वो क्या सिक्रेट करते हैं? इंसुलिन। ये हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम क्या है? इंसुलिन। तो पेनक्रियास का जो एंडोक्राइन पार्ट है उसमें स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस। स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस में दो टाइप के खलिए, एक है अल्फा, एक है बीटा। अल्फा खलिया जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है उसका नाम है ग्लूकागॉन। बीटा खलिया जो प्रोड्यूस करते हैं उसका नाम है इंसुलिन। यहां तक बात समझ में आई? नाउ अब सवाल ये आता है कि ये जो दो हार्मोन है जिसका नाम ग्लूकागॉन और इंसुलिन है, ये काम किस तरह से करते हैं या ये काम क्या करते हैं? तो पहली बात याद रखिए कि जो ग्लूकागॉन है, कौन है? ग्लूकागॉन। जो ग्लूकागॉन है, ये ग्लूकागॉन एक पेप्टाइड हार्मोन है। ग्लूकागॉन कौन सा हार्मोन है? पेप्टाइड। पेप्टाइड हार्मोन लास्ट टाइम भी मैंने बताया था। पेप्टाइड हार्मोन क्या मतलब होता है? पेप्टाइड हार्मोन का, उसमें अमीनो एसिड की शॉर्ट जंजीर होती है। जो अमीनो एसिड होती है, जो अमीनो एसिड होती है, उस अमीनो एसिड का क्या होता है? शॉर्ट चेन। यानी कुछ अमीनो एसिड से मिलकर अगर बना है तो उसको हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड। ये जो ग्लूकागॉन है ये क्या करता है? ये ग्लूकागॉन खून के अंदर, जो हमारा ब्लड है, उस ब्लड में, खून में जो ग्लूकोज है, क्या है? ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज की मिकदार को हमेशा नॉर्मल रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी ये क्या करेगा? ग्लूकोज की जो लेवल है कहां पर? खून में, उसको नॉर्मल करेगा। मतलब आपने खाना खाया, आपने खाना खाने के बाद आपके बॉडी में क्या निकलेगा? ग्लूकोज, है ना, उससे। तो आमतौर पे ये क्या करता है? खून की लेवल को मेंटेन करने की कोशिश करता है। अब ग्लूकागॉन खास करके क्या करता है? ग्लूकागॉन खास करके जिगर के खलियों, जिनको कहा जाता है हेपेटोसाइट, उनको एक्टिवेट करता है और उनको बोलता है कि वो क्या करे? ग्लाइकोजिनोलिसिस। ग्लूकागॉन ग्लूकागॉन किसको सिग्नल कर रहा है? ग्लूकागॉन सिग्नल कर रहा है जिगर को। जिगर मतलब लीवर। और लीवर को सिग्नल करके वो बोलेगा कि क्या करना है? ग्लाइकोजिनोलिसिस। ग्लाइकोजिनोलिसिस का मतलब क्या है? कल भी बताया था मैंने। अरे ग्लाइकोजन का टूटना,
उसको बोला जाता है ग्लाइकोजिनोलिसिस। ठीक है, तो ग्लाइकोजन को तोड़ता है। ग्लाइकोजन को तोड़कर क्या करेगा, अगर खून में ग्लूकोज की लेवल कम हो गई तो नॉर्मल करेगा। तो हमेशा खून में ग्लूकोज की लेवल को वो मेंटेन करता है। तो ग्लूकोज की लेवल अगर कम हो गई तो वो लीवर को बोलेगा कि भाई तुमने ग्लूकोज बनाना है। तो ग्लूकोज बनाने के लिए वो लीवर को क्या बोलेगा, जो ग्लाइकोजन तुम्हारे पास स्टोर है उस ग्लाइकोजन को क्या कर दो, तोड़ दो। ग्लाइकोजन का अगर ब्रेकडाउन होगा तो उससे क्या बनेगा, ग्लूकोज। इस तरह से खून में ग्लूकोज की लेवल क्या हो गई, बढ़ गई। नाउ इसी तरह से जिसके नतीजे में खून में क्या होगी, जो शक्कर है यानी जो ग्लूकोज है उसकी मिकदार क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसीलिए ये जो हार्मोन है इसको कहा जाता है हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। क्या बोला जाता है इसको, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। हाइपरग्लाइसेमिक का मतलब क्या होता है, ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज की लेवल को क्या करता है, बढ़ाता है। तो इसलिए इसको कहा जाता है हाइपर ग्लाइसेमिक। अभी इससे पहले भी हमने इसी तरह का एक वर्ड पढ़े थे, कहां पढ़े थे, एक लफ्ज पढ़े थे हमने, हाइपर कैल्सेमिक, हाइपोकैल्सेमिक, कैल्शियम की लेवल को बढ़ाने वाला, कैल्शियम की लेवल को कम करने वाला, कहां पढ़े थे, थायराइड ग्लैंड, टीसीटी, पीटीएच, याद आ रहा है। तो वैसे ही यहां पर ये ग्लूकोज की लेवल को बढ़ा रहा है, इसलिए क्या बोला जाता है, हाइपरग्लाइसेमिक, है ना। वहां पर भी ऐसे आर भूल गया था मैं, ऐसा आर लिखा था उस दिन मैंने अपने बोर्ड में क्या इवेंट करा वो तो याद रहता है मेरे को, तुमको याद नहीं रहता, है ना। हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। इसके अलावा ये हार्मोन क्या करता है, ये जेनेसिस के अमल को तहरीक देता है और ये अमल हाइपरग्लाइसेमिया में मदद करता है। तो हाइपरग्लाइसेमिया, इसके अलावा ये हार्मोन क्या करता है, उसके जेनेसिस में। हार्मोन, यहाँ एक लफ्ज छूट रहा है मेरे हिसाब से, ग्लूकोनियोजेनेसिस है, ये देखो, है ना। हाँ, मेरे को लगा ही कि यहाँ कुछ तो भी छूट रहा है। यहाँ जो वर्ड है बच्चों उसको लिख दीजिए, वो कौन सा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। कल बताया था मैंने, व्हाट इज मीन बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस। हाँ, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये पूरा लफ्ज है। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, हमने बोला था ना, सिंथेसिस कहां से होता है, नॉन कार्बोहाइड्रेट से, है ना। गैर कार्बोहाइड्रेट जो मटेरियल है उनसे, कौन है गैर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, उनसे अगर ग्लूकोज बनाना है तो उसको बोला जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। नाउ एक और चीज, ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लूकागॉन खलियों के जरिए ग्लूकोज के इंतजाम और इस्तेमाल को कम कर देता है। फिर ये क्या करेगा, इसको तो खून में ग्लूकोज की लेवल को मेंटेन रखना है, तो फिर ये एक काम करेगा कि ये खलियों को बोलेगा कि भाई अभी तुम ग्लूकोज को इंतजाम एब्जॉर्ब मत करो और अभी उसका इस्तेमाल नहीं करना है। फिर लिहाजा ग्लूकागॉन को हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। ठीक है, हाइपरग्लाइसेमिक क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ये ब्लड में क्या कर रहा है, ग्लूकोज की लेवल को बढ़ा रहा है। बढ़ाने के लिए दो चीजें कर रहा है, दो नहीं तीन चीजें कर रहा है। पहला, ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजन का तोड़ने का अमल। दूसरा, ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज बनाने का। तीसरा, ये खलियों को बोलेगा कि तुमने ग्लूकोज इस्तेमाल नहीं करना है, एब्जॉर्ब नहीं करना है, ताकि हमेशा खून में ग्लूकोज की लेवल, शुगर की लेवल क्या रहे, बड़ी रहे, मेंटेन रहे। याद रहेगा, ठीक। ऑनलाइन वालों को यहाँ पर किसी को कोई डाउट है, नो। दूसरा जो हार्मोन है वो है इंसुलिन। दूसरा जो हार्मोन है वो कौन है, इंसुलिन। अभी हमने पढ़ा ना, इंसुलिन कौन से खली से प्रोड्यूस होता है सुफियान, कौन से खली से प्रोड्यूस होता है इंसुलिन, अल्फा से या बीटा से, बीटा से। कहां से प्रोड्यूस होता है, बीटा से। तो हमने कहा कि जो हमारा ग्लैंड है पेनक्रियास, उस पेनक्रियास के पास हमने कहा कि कौन है, सेल है, उन सेल का नाम क्या है,
बीटा सेल कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं? इंसुलिन। किसको प्रोड्यूस करते हैं? इंसुलिन। नाउ अब हम बात कर रहे हैं इंसुलिन। इंसुलिन ये एक प्रोटीन हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है ये? प्रोटीन। क्या मतलब है इसका? ग्लूकागॉन को हमने बोला था पेप्टाइड, इसको बोल रहे हैं प्रोटीन। क्या डिफरेंस है? अभी लिखा है ना थोड़ी देर पहले। पेप्टाइड को अभी क्या लिखाया था मैंने? शॉर्ट चेन। कुछ अमीनो एसिड से बनेगा, लेकिन ये क्या रहेंगी? लॉन्ग चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन्स रहेंगी बहुत सारी, और वो जुड़ के एक प्रोटीन बनाएगा, एक फंक्शनल प्रोटीन बनाएगा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? प्रोटीन। क्या लिखा है? इंसुलिन के मामले में क्या लिखा है? न्यू बुक में क्या लिखा है? न्यू बुक में लिखा है क्या? ठीक है, चलो इंसुलिन के मामले में देखो। हाँ पक्का। नाउ इंसुलिन के मामले में यहां पर करेक्शन करो, ये ओल्ड बुक का वर्जन है, इसलिए यहां पर इंसुलिन जो है ये प्रोटीन यहां नहीं है, बल्कि कौन है? पेप्टाइड। इंसुलिन भी कैसा हार्मोन है? पेप्टाइड। लेकिन यार बताओ इधर, 2 मिनट इधर बताओ मुझे। ओल्ड बुक है किसी के पास और इंग्लिश वाला? उसमें क्या है? ठीक, चलो। नाउ तो याद रखिए यहां पर एक करेक्शन करना है। यहां करेक्शन क्या करना है? यहां करेक्शन करना है पेप्टाइड। ऑनलाइन वालों आप लोग भी अपने अपनी बुक में कर लीजिए। इंसुलिन ये कौन सा हार्मोन है? पेप्टाइड हार्मोन है। नाउ ये क्या करता है? ये ग्लूकोज के होमियोस्टैसिस को रेगुलेट करने में अहम किरदार अदा करता है। यानी इंसुलिन क्या करता है? होमियोस्टैसिस। होमियोस्टैसिस मतलब ग्लूकोज की जो क्वांटिटी है उसको वो मेंटेन करेगा। ग्लूकोज अगर बढ़ गया तो कम करेगा, तो कम करने का मतलब है हमेशा उसको क्या करेगा? मेंटेन करेगा, उसकी एक लेवल पे मेंटेन करेगा। नाउ इंसुलिन खास करके क्या करते हैं? जो हेपेटोसाइट सेल है और जो एडिपोसाइट सेल है उनको एक्टिवेट करते हैं, और खलियों के जरिए वो क्या करते हैं? ग्लूकोज के इंतजाम के अमल को और इस्तेमाल में क्या करते हैं? इजाफा। यानी ये इंसुलिन क्या करेगा? इंसुलिन एक तरफ जाके सिग्नल करेगा हेपेटोसाइट्स। किसको सिग्नल करेगा? हेपेटोसाइट्स। दूसरी जगह किसको सिग्नल करेगा? एडिपोसाइट्स। किसको करेगा? एडिपोसाइट्स। हेपेटोसाइट मतलब जिगर के खलिए। कौन से खलिए? जिगर के खलिए, लीवर के खलिए। और एडिपोसाइट मतलब एडिपोसाइट्स चर्बी को जमा करने वाले खलिए, फैट स्टोरिंग सेल। तो क्या करता है इंसुलिन जब हेपेटोसाइट को बोलेगा और जब एडिपोसाइट को बोलेगा, तो इधर ध्यान दो पहले। हेपेटोसाइट क्या करेंगे? हेपेटोसाइट उस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करेंगे? ग्लाइकोजन। किसमें तब्दील कर देंगे? ग्लाइकोजन। और जो एडिपोसाइट है वो उसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे? फैट, चर्बी। क्यों? क्योंकि इंसुलिन हमेशा सेल को एक्टिवेट करता है कि वो ग्लूकोज को क्या कर ले? एब्जॉर्ब। तो हम जब भी खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या होता है? हमारे ब्लड में ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाती। उस ग्लूकोज की लेवल को कम करने का काम कौन करता है? इंसुलिन। तो इंसुलिन जैसे ही हमारे खून में निकलता है तो सारे सेल को जा जाके वो एक्टिवेट करता है, उनको बोलता है कि तुम ग्लूकोज को क्या कर लो? एब्जॉर्ब कर लो। और स्पेशली अगर ग्लूकोज की लेवल ब्लड में ज्यादा हो जाए तो इंसुलिन हेपेटोसाइट को बोलेगा कि एक्स्ट्रा अमाउंट में ग्लूकोज है, उसको जमा करो, ग्लाइकोजन बना के स्टोर करो, जब यूज लगेगी तब हमको काम आएगा। अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में लीवर में जमा हो गया, अभी भी ग्लूकोज बचा है, तो फिर जाके वो किसको बोलेगा? एडिपोसाइट। और एडिपोसाइट उसको किस में तब्दील कर देंगे? चर्बी में, फैट में। इस तरह से हमारे बॉडी में ग्लूकोज क्या होती जाती है? स्टोर, एक ग्लाइकोजन के फॉर्म में और दूसरा फैट के फॉर्म में। तो याद रखना है। तीसरी चीज,
नतीजे में ग्लूकोज की तेज रफ्तार से खून से हेपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट की तरफ क्या होती है, हरकत करना शुरू कर दे, और खून में इस तरह से ग्लूकोज की जो मिकदार है उसमें क्या हो जाती है, कमी। इसका मतलब इंसुलिन की वजह से जो खून की मिकदार है, खून में ग्लूकोज की जो मिकदार है वो कम हो रही है। ग्लूकोज की मिकदार क्या हो रही है, कम हो रही है, और कम होने की वजह से इसको बोला जाता है हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। क्या बोला जाता है इसको, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, यानी खून में शुगर की लेवल को कम करने वाला हार्मोन। तो एक वो है जो खून में शुगर की लेवल को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, हाइपर और हाइपो, समझे। तो इंसुलिन ये कौन हो गया, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। इस तरह से हमारे खून के अंदर जो शुगर की लेवल है वो कम हो जाती है। नाउ इंसुलिन हदफी खलियों में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में तब्दील करने में मदद करता है, यानी वो कौन सा अमल अंजाम देगा, अब इंसुलिन की वजह से कौन सा अमल होगा, ग्लाइकोजेनेसिस। क्या होगा, ग्लाइकोजेनेसिस। हमने अभी पढ़ा ग्लूकागॉन की वजह से क्या हो रहा था, ग्लाइकोजिनोलिसिस, तोड़ने का काम हो रहा था, और यहां पर क्या हो रहा है, बनाने का काम। तो जब ग्लाइकोजन बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजन जब बन रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। इस तरह खून में ग्लूकोज को वो क्या करता है, होमियोस्टेसिस को इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों मिलकर कायम रखते हैं। नाउ आखिरी बात, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन होमियोस्टेसिस की उसने पहले बोला था इंसुलिन के वक्त कि वो होमियोस्टेसिस, अब आखिर में वो बोल रहा है कि होमियोस्टेसिस को कौन मेंटेन करता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। कैसा, ग्लूकागॉन बढ़ाएगा, इंसुलिन कम करेगा, इस तरह से न्यूट्रल। इसीलिए जिनको शुगर की बीमारी है, डायबिटीज है, ज़ियाबतीज है, उनका क्या प्रॉब्लम है, उनके जिस्म में कौन नहीं निकल रहा है, इंसुलिन या ग्लूकागॉन, इंसुलिन। इंसुलिन नहीं निकलने की वजह से क्या होता है, ग्लूकोज की लेवल कम नहीं होती, और कम नहीं होने की वजह से ब्लड में हमेशा शुगर की लेवल ज्यादा होती है। उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, डायबिटीज, ज़ियाबतीज, है ना। no. इसीलिए जिनको अगर ज़ियाबतीज हो जाए, डायबिटीज हो जाए, तो उनको बोला जाता है कि भाई ज्यादा चलो, ज्यादा भागो, दौड़ो, क्योंकि जो खलिए ग्लूकोज नहीं ले रहे, इसका मतलब वो खलियों के ऊपर इंसुलिन अगर जाके चिपक गई है, यानी ग्लूकोज जाके उसको खटका भी मारा कि भाई इंसुलिन जाके उस खलिए पे नॉक भी करेगा, खटका भी देगा कि भाई ग्लूकोज ले लो, लेकिन वो खलिए खराब हो चुके हैं, वो ग्लूकोज नहीं ले रहे। तो अब जब वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, तो नतीजे में क्या होता है कि वो खलिए जो अभी अच्छे हैं वो ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज यूज कर लेंगे, नतीजे में ब्लड में से ग्लूकोज क्या होती है, कम। लेकिन हम देखते हैं कि जिनको डायबिटीज होती है वो रनिंग विनिंग कुछ करते नहीं, नतीजे में हमेशा ग्लूकोज की लेवल बढ़ती रहती है, और इस तरह से फिर वो बीमारी क्या होती रहती है, उसमें इजाफा होता रहता है। ठीक है। नाउ लंबे अरसे तक अगर हाइपरग्लाइसेमिक हालत बरकरार रहे तो एक पेचीदा मर्ज जिसको हम क्या कहते हैं, ज़ियाबतीज, यानी क्या कहते हैं, डायबिटीज मेलाइटस लाग हो जाती है। इस मर्ज में क्या होता है, जो पेशाब होता है उस पेशाब के जरिए ग्लूकोज खारिज होती है, और साथ ही साथ इस पेशाब में नुकसानदा मुरक्कबात जिसको कहा जाता है कीटोन बॉडीज, क्या होती है, कीटोन बॉडीज। मतलब ये कि आपने देखा होगा कि किसी का अगर ज़ियाबतीज का टेस्ट है ना, डायबिटीज टेस्ट, तो डायबिटिक टेस्ट के लिए क्या करते हैं वो सुबह सुबह, है ना, पहला एक सैंपल देना होता है, फास्टिंग और पोस्टिंग, है ना। फास्टिंग में क्या करते हैं, ब्लड भी देते हैं, यूरिन भी देते हैं, पोस्टिंग में भी ब्लड देते हैं, यूरिन देते हैं। तो ब्लड दे समझ में आया, यूरिन क्यों देते हैं, यूरिन में क्या बनते हैं, कीटोन बॉडी। क्यों बनती है कीटोन बॉडी, क्यों कीटोन बॉडी चेक करना है, एक्चुअली अगर खलिए के अंदर ग्लूकोज नहीं जा रही है तो वो खलिया क्या करता है, वहां पर अवेलेबल जो भी मटेरियल है जो पहले से स्टोर फॉर्म में है उसको यूज करना शुरू करता है, क्योंकि ग्लूकोज तो अंदर नहीं आ रही है, उसको तो जिंदा रहना है,
नतीजे में जिंदा रहने के लिए वो उसी खलिए के अंदर जो चीजें उनको इस्तेमाल करना शुरू करता है, और जब उसका ब्रेकडाउन होता है यानी मेटाबॉलिज्म होता है तो उसके नतीजे में क्या बनती है, कीटोन बॉडी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इंसुलिन तो अंदर जा नहीं रहा है, ब्लड में बना हुआ है। तो अब कंफर्म करना है कि इंसुलिन बढ़ा हुआ जो है वो इसलिए है कि इसमें बहुत खालियाता बोलकर है, या इसकी बॉडी वो काम नहीं कर रही जो करना चाहिए, यानी एब्जॉर्ब। तो अगर एब्जॉर्ब नहीं कर रही है तो ये कैसे कंफर्म होगा, उसके लिए सेकंड काम होता है क्या, वो एब्जॉर्ब नहीं कर रही इसका मतलब फिर जिंदा कैसे, इसका मतलब अंदर कुछ तो भी वो यूज कर रही है, और अगर अंदर कुछ जमा था वो अगर स्टोर कर रही है तो उसका बाय प्रोडक्ट निकलेगा। तो इस तरह से कंफर्मेशन टेस्ट की जाती है खून और पेशाब को लेकर। तो खून में ग्लूकोज ज्यादा दिखेगा, पेशाब में कीटोन बॉडी, उससे वो आइडिया लगाते हैं कि इसकी डायबिटीज की लेवल कितनी है, समझे। नाउ इंसुलिन थेरापी के जरिए ज़ियाबतीस के मरीज का इलाज कामयाबी के साथ किया जा सकता है। नाउ अब आप देखेंगे कि बहुत सारे इस तरह की थेरापी आ गए। अभी एक जो थेरापी सबसे ज्यादा चल रही है वो स्टेम सेल थेरापी है। स्टेम सेल थेरापी में ये किया जाता है कि हमारे स्टेम सेल लेते हैं, यानी जो रीजेनरेटिव सेल होते हैं, और उनको इम्प्लांट किया जाता है हमारे पेनक्रियाटिक ग्लैंड पे। तो जो पेनक्रियाटिक ग्लैंड के खराब खलिए है उनको ये अच्छे वाले खलिए क्या करते थे, रिप्लेस। इस तरह से अब ये एडवांस टेक्नोलॉजी हो चुकी है कि कोई भी अगर किसी को भी डायबिटीज है तो उस डायबिटीज को क्यूर कर सकते हैं, उसको अच्छा कर सकते हैं। और वह पूना में, मुंबई में इसके बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल सब खुल चुके हैं जो इस तरह से डायबिटीज को दूर कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास डायबिटीज को लेकर धीरे धीरे पेशेंट्स के नंबर क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। बस इतना है कि इसको 3-4 लाख रुपए लगते हैं ऑपरेट करने के लिए, 3 से 4 लाख, 3 से 4 लाख रुपए लगते हैं सिर्फ। हाँ सिर्फ, हाँ तो वही तो है ना, वो कॉस्टिंग और रिड्यूस करेंगे ताकि और ज्यादा लोग ऑपरेट करें, तो पैसा बनेगा, है ना। आने वाले दिनों में हो सकता है कि जैसा हमारे पास आंखों के इनके उनके इलाज होते वैसा हो जाएगा। ठीक। नाउ हमने जब इसको स्टार्ट किया था तो अगर आपको याद होगा तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि हमारे पास कौन होता है, हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और हमने कहा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड वहां रिलीज करता है, पहला हार्मोन कौन था, ग्रोथ हार्मोन। दूसरा हार्मोन कौन था, प्रोलैक्टिन, याद आ रहा है क्या। तीसरा हार्मोन कौन था, TSH। चौथा हार्मोन कौन था, ACTH। पांचवा हार्मोन कौन था, LH। छठा हार्मोन कौन था, FSH। और हमने कहा था कि ये दोनों भी जो हार्मोन है इनको गोनेडोट्रोफी, क्या बोला था इनको, गोनेडोट्रोफी। नाउ अब बात चलने वाली है LH की और FSH की। तो ये बात हम ऑलरेडी वहां पढ़ चुके थे, ये LH क्या करता है, FSH क्या करता है। अब उससे आगे ये LH और FSH जिसको जाके एक्टिवेट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, गोनेड, क्या कहते हैं। और हमारे पास जो गोनेड है, गोनेड्स आर ऑफ 2 टाइप, मेल गोनेड, फीमेल गोनेड। जो मेल गोनेड है उसको हम कहते हैं टेस्टिस, और जो फीमेल गोनेड है उसको हम कहते हैं ओवरीज। ठीक है ना। सबसे पहले जब हम टेस्टिस की बात कर रहे हैं जिसको उर्दू में अंशीय कहते हैं, तो टेस्टिस का मतलब ये हो गया कि टेस्टिस कौन है, टेस्टिस आर दी मेल 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 गोनेड्स। क्या है ये, मेल गोनेड्स। ठीक है। नाउ आमतौर पे हम उसको कहते हैं नर तौलीदी उज़्व, लेकिन यहां पर ये नर तौलीदी उज़्व है क्या, नहीं, यहां पर ये क्या है, नर हुदूद। ठीक है। तो यहां पर ये हुदूद का काम करने वाला है। नाउ नर में जो अंशीय होते हैं यानी जो टेस्टिस होती है उसका एक जोड़ा होता है जो स्क्रोटल सैक जिस्म से बाहर मौजूद होता है।
ना अंशी क्या करते हैं, अंशी एक प्राइम जिनसी अजू है। इससे पहले भी मैंने बोला कि हमारे पास जो मेल और फीमेल है उनके अंदर दो तरह के कैरेक्टर होते हैं। एक कैरेक्टर वो होते हैं जिसको हम कहते हैं प्राइमरी कैरेक्टर, और दूसरा जो होता है वो होता है सेकेंडरी कैरेक्टर। कल भी हमने इस पे बात किए थे, है ना। प्राइमरी कैरेक्टर का रोल कौन प्ले करेगा, प्राइमरी कैरेक्टर का रोल प्ले करेगा इन केस ऑफ मेल टेस्टिस, ठीक। और सेकेंडरी कैरेक्टर का जो रोल प्ले करेगा वो हमारे बॉडी के ऊपर आने वाले हेयर्स और हमारी बॉडी पे जो वॉइस, ये कौन है, सेकेंडरी कैरेक्टर। इसकी वजह से हम पहचानते हैं कि वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्राइमरी जिनसी अजू के साथ साथ एंडोक्राइन हुदूद का भी क्या करता है, काम करता है। यानी जो टेस्टिस है ये दो तरह से काम करते हैं, एक तो ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और दूसरा ये हुदूद का भी काम करता है। ना अगर टेस्टिस की अगर बात करते हैं तो टेस्टिस में क्या क्या होता है। टेस्टिस के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कौन होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और हमने पढ़ा था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जो नंबर होते हैं, हाँ ज्यादा रहते हैं मौलाना, मेरे मान लो कितने रहते हैं, ये पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, हाँ रिप्रोडक्टिव पार्ट में पढ़ा हुआ है ना। घर जाके एक मरतबा रिवाइज करो उसको। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है और इसी के साथ होते हैं स्ट्रोमल या इंटरस्टिशियल टिश्यूज, यानी ये आजू बाजू ये जो सेल है, ये जो आपको रेड रेड जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये है सेमिनिफेरस। और इनके बाजू का जो पूरा स्पेस होता है, इस स्पेस को बोला जाता है स्ट्रोमल या उसको बोला जाता है इंटरस्टिशियल टिश्यू। नाउ यहां पर एक खलिया है जिसका नाम है लाइडिक, क्या नाम है उसका, लाइडिक सेल। क्या नाम है, लेडिक सेल, या उसी को कहा जाता है इंटरस्टिशियल खलिए, या इसको दूसरा नाम क्या दिया हुआ है, इंटरस्टिशियल सेल। नाउ अभी हमने क्या बोला, हमने बोला कि ये जो टेस्टिस है इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है और आजू बाजू जो है, आजू बाजू ये जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसके आजू बाजू जो एरिया है उसको हम क्या कहते हैं, हमने कहा कि उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल टिश्यू। इंटरस्टिशियल टिश्यू या उसी को क्या कहेंगे, सेल्स, क्योंकि सेल से टिश्यू बनते हैं ना, हाँ दोनों ही की। तो ये इंटरस्टिशियल टिश्यू या इंटरस्टिशियल सेल जो आजू बाजू है, ये इंटरस्टिशियल टिश्यू को बनाने वाले जो खलिए हैं, जो सेल है, उनको क्या बोला जाता है, लेडिक। उन्हीं को क्या बोला जाता है, लेडिक सेल। नाउ ये जो लेडिक सेल है या जिनको हम क्या करें, इंटरस्टिशियल टिश्यू कह रहे हैं, जो इंटरटिब्यूलर फिजाओं में मौजूद है। इंटरटिब्यूलर मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आजू बाजू, फिजाओं का मतलब उसके अतराफ में। ये क्या करते हैं, ये हार्मोन्स का एक मजमुआ जिसको कहा जाता है एंड्रोजन्स, यानी ये लेडिक सेल प्रोड्यूस करते हैं एक हार्मोन जिसके मजमुए को क्या कहा जाता है, एंड्रोजन्स। क्या कहते हैं, एंड्रोजन हार्मोन पैदा करते हैं। और एक स्पेशल एंड्रोजन जिसको कहा जाता है वो है टेस्टोस्टेरोन। कौन है, टेस्टोस्टेरोन। तो जो मेल होते हैं, जो नर होते हैं, उनमें हमेशा कौन प्रोड्यूस होते हैं, एंड्रोजन। और एक एंड्रोजन जो टाइप है वो कौन है, टेस्टोस्टेरोन, जो मेल कैरेक्टर को डेवलप। इसीलिए कल अगर आपको याद होगा ना, तो एंड्रोजेनिक हार्मोन, तो एक एंड्रोजन का जो हार्मोन हो रहा है वो कौन रिलीज कर रहा है, टेस्टिस। टेस्टिस में भी कौन कर रहा है, लेडिक से, इंटरस्टिशियल से। और हमने कहा कि कुछ अमाउंट में एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड एड्रिनल ग्लैंड भी करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, याद आ रहा है। और वहां जब एंड्रोजन रिलीज होता है तो वो डिसाइड करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, याद आ रहा है। हाँ, तो वो बहुत मिनिमम अमाउंट में करेगा, लेकिन वो भी डिसाइड करेगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अभी इसीलिए मैंने कल एक बात बोला था, क्या बोला था मैंने, कि कुछ फीमेल्स में भी हेयर डेवलप होते हैं, तो उनमें तो टेस्टिस नहीं है पर उनमें हेयर डेवलपर है। वो क्यों, वो वाला एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड। बात कंसेप्ट क्लियर हुई। तो इस तरह से एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स की वजह से तो हमारे पास सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं।
याद रहेगा। और मेनली जो एंड्रोजन टेस्टिस से रिलीज होता है वो कौन है? टेस्टोस्टेरोन। कौन है वो? टेस्टोस्टेरोन। ठीक ना। एक और चीज, लास्ट लेक्चर में हमने एक और चीज पढ़े थे। क्या पढ़े थे? हमने कहा कि जो टेस्टिस है, उन टेस्टिस के अंदर क्या होता है? उस टेस्टिस के अंदर होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। हमने पढ़ा था कि जो एफएसएच है, इस एफएसएच प्लस यहां पर जो एंड्रोजन रिलीज हो रहा है, ये एंड्रोजन, एंड्रोजन प्लस एफएसएच, ये दोनों मिलके कौन सा प्रोसेस अंजाम देते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। का मतलब ये है कि जैसे ही बॉडी में एलएच आता है, तो एलएच की वजह से लेडिक सेल क्या बनाना शुरू करते हैं? एंड्रोजन। कौन सा वाला एंड्रोजन बनाते हैं? टेस्टोस्टेरोन। और ये एंड्रोजन वापस से किसके साथ जाके मिल जाता है? एफएसएच। और फिर उसकी वजह से क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टोस्टेरोन जब बचपन में रिलीज होगा तो उस बेबी के बॉडी में मेल वाले कैरेक्टर आएंगे, और फिर उसके बाद वो बेबी जब मैच्योर होगा तो उसके टेस्टिस में वो क्या करेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर कंसेप्ट? सिर्फ इतना याद रखने का। ठीक। ना एक और चीज कि ये एंड्रोजन जो होते हैं, एंड्रोजन और भी काम करवाते हैं। वो क्या है? एंड्रोजन्स नर यानी मेल के माविन जिनसी उज़ु जैसे एपिडाइडमस, वास डिफरेंस, सिमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट हुदूद, यूरेथ्रा वगैरह की नमू, उनकी बालिदगी यानी मैचुरेशन और उनके अंदर होने वाले सारे के सारे प्रोसेस को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। नाउ बात को समझो, कौन कौन सी बात हो रही है? एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, इन सब क्यों क्या कर रहा है? नमू। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा है और उसका सेक्स है मेल, तब डेवलप होंगे। लेकिन टेस्टिस का डेवलपमेंट का मतलब ये है कि उस टेस्टिस तो प्राइमरी ऑर्गन है, उसको लगकर भी बहुत सारे ऑर्गन है। वो ऑर्गन कौन कौन है? एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट गुदूद, यूरेथ्रा, इनकी नमू करना है, इनका मैचुरेशन है, और इनके अंदर होने वाले सारे प्रोसेस को कंट्रोल करना है। ये काम भी कौन करता है? एंड्रोजन। नाउ अब इस डायग्राम को देखो, ये वाला है ना। हमने कहा कि टेस्टिस का डेवलपमेंट हो रहा है, टेस्टिस के डेवलपमेंट के बाद ये पूरा जो स्ट्रक्चर है कौन कौन सा है? वास डिफरेंस, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, वासा एफरेंशिया, वास डिफरेंस, एपिडाइडमिस, रेटेड टेस्टिस, ये पूरे स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट ये भी कौन करवाएगा? एंड्रोजन। इसीलिए जब मतलब अगर हम थोड़ी देर के लिए इस बात को सोचे कि ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा होगा, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट में ह्यूमन मेल, ह्यूमन फीमेल, ह्यूमन मेल का जब डेवलपमेंट होगा तो मेल वाले कैरेक्टर डेवलप होंगे, प्राइमरी कैरेक्टर डेवलप होगा। प्राइमरी कैरेक्टर डेवलप होने का मतलब है टेस्टिस डेवलप होगा, और टेस्टिस डेवलप होने का मतलब ये कि उसके बाजू के जितने भी ऑर्गन है सब डेवलप होंगे। तो उसके बॉडी में बचपन में जब वो अभी मदर के बॉडी में है तो ये एलएच एफएसएच निकलते हैं, उसके बॉडी में एंड्रोजन बनेगा, और एंड्रोजन की वजह से उसके बॉडी में ये सारा का सारा डेवलपमेंट का प्रोसेस होगा। याद रहेगा? तो इस तरह से याद रखना है कि एंड्रोजन उसकी नमू के लिए, फिर मैचुरेशन, मैचुरेशन मतलब जब वो एक 15 साल की 16 साल की उम्र को आ जाएगा तब, और फिर उसके बाद उसके उस टेस्टिस में होने वाले सारे रिएक्शंस को भी कंट्रोल कौन करेगा? एंड्रोजन्स। याद रहेगा? नाउ एक और चीज कि ये जो एंड्रोजन हार्मोन है ये उजलाती नमू यानी मस्कुलर डेवलपमेंट, दूसरा चेहरे और बगल के बालों की नमू यानी मैंने कल भी जो बोला दाढ़ी मूंछ यानी हेयर डेवलपमेंट, फिर उसके बाद है कि जो जारहानापन है, जारहानापन का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? एग्रेसिव बिहेवियर। एग्रेसिव बिहेवियर और जारहानापन का मतलब क्या होता है? गुस्से वाला।
तो अक्सर जो मेल गुस्से वाले होते हैं, जारहानापन होता है, गुस्सा आ जाता है, तो ये भी इसलिए आता है क्योंकि उनके बॉडी में ज्यादा क्या बन रहा होता है, एंड्रोजन्स। तो एंड्रोजन की वजह से उनका जो बिहेवियर होता है वो एग्रेसिव होता है। मेरे को नहीं लगता ऐसा, नहीं लगता नहीं है मेरे को ऐसा, क्योंकि एंड्रोजन्स तो सब में हो रहे हैं, लेकिन सारे के सारे गुस्से वाले होते हैं क्या? सारे झगड़ने वाले नहीं। तो कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कुछ और रिसर्च बाकी है, ठीक है। तो एंड्रोजन्स की वजह से क्या होता है, जारहानापन होता है या एग्रेसिव बिहेवियर होता है। फिर इसी तरह से उस एंड्रोजन की वजह से सूती पिच में कमी, सूती पिच मतलब वॉइस, जो वॉइस है, तो वॉइस पिच कम होती है, इसलिए आवाज फटी हुई है, बड़ी होती है, टफ होती है, हार्ड होती है। यानी अगर कोई बंदा इस दीवार के बाद बात कर रहा है, उसकी आवाज सुनकर आप बोलते हैं या फीमेल है, क्योंकि उसकी आवाज की पिच आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये सब का सब कैरेक्टर कौन कंट्रोल करता है, एंड्रोजन्स। क्लियर। नाउ एक और चीज, एंड्रोजन्स क्या करते हैं, एंड्रोजन्स स्पर्मेटोजोआ के बनने के अमल में एक अहम मुहर्रिक का किरदार अदा करते हैं। नाउ अब स्पर्मेटोजोआ कब बनता है ना, स्पर्मेटोजोआ कब बनता है, स्पर्मेटोजोआ, अरे हाउ रे भाई, उससे पहले की बात कर रहा हूं मैं, उससे पहले सेल डिवीजन, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन स्पर्मेटोजोआ। तो ये सारे कंसेप्ट आपको कहाँ मिलेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसलिए इस पॉइंट को जब आप पढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ लो। इससे आपका फायदा ये होगा कि आपका रिवीजन के साथ साथ आपकी लिंक जुड़ जाएगी, समझ रहे हैं ना। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मरकजी अज़बी निजाम पर अमल करता है और नर के जिनसी रुझान को, यानी जो शहावत की ख्वाहिश है, उसको मुतासिर करता है। इसीलिए मैं अक्सर, मैं जब भी ये पढ़ाता हूँ, मैं दो बात बोलता हूँ कि मरकजी अज़बी निजाम यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने का काम भी कौन कर रहा है, एंड्रोजन्स। हाँ, यही खास बात है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि हमको ना कहा गया कि आंखें नीचे रखो, है ना। कुरान ने जब कहा तो सबसे पहले मुखातिब करा मेल को, मर्दों को बोला पहले, बाद में औरतों को बोला। मर्दों को पहले बोला कि अपनी निगाहें नीचे रखो, बाद में औरतों को बोला पर्दे का हुक्म। मतलब पहले ये नहीं बोला कि तुम पर्दा पहनो और जिसका दिल में आया है वो देखते बैठेगा, नहीं, पहले ये बोला कि तुम्हारी आंखें नीचे रखना, बाद में औरतों को बोला कि पर्दे। इसमें बहुत बड़ा कनेक्शन है, ये कनेक्शन है। तो ये एंड्रोजन ये शहवत को और क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, जिनसी ख्वाहिशात को और बढ़ाते हैं। और आज हम देखो क्या है, बड़े बड़े बोर्ड, न्यूज़पेपर, नोटबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप एटसेट्रा, हर जगह पे ऐसे मवाद भर के रखा हुआ है। तो फिर ये जिनसी रुझान को कंट्रोल करने वाला एंड्रोजन जाके उसके अज़बी निज़ाम को हिट करेगा या नहीं करेगा, करेगा। इसीलिए हमको बोला गया कि, हमको ये बोला गया है कि वो जो बुराई है उस बुराई से भी दूर रहो, नहीं कि बुराई के करीब भी मत जाओ, नजरें नीचे रखो। ये सारी चीजें इसीलिए क्योंकि ये हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है जो हमारे हाथ में नहीं है। कोई ये नहीं बोल सकता कि मेरे एंड्रोजन मेरे अज़बी निज़ाम को कंट्रोल नहीं करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे इसका तरीका हमको बताया गया। नजरें नीचे रखो, अपने आप को छुपा के रखो, दोनों को बोला गया। तो इस तरह से ये क्या होता है, ये चीज क्या होती है, कंट्रोल होती है, शहवत कंट्रोल होती है। नाउ एक और चीज, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट, इनके ऊपर ये कौन सा वाला काम करता है, एनाबॉलिक, यानी तालीफी असरात मुरत्तिब करता है। तो जैसा जैसा एंड्रोजन रिलीज होता है उसकी वजह से प्रोटीन्स का सिंथेसिस ज्यादा होगा, उसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस ज्यादा होगा, यानी एनाबॉलिक प्रोसेस होगा। और इसीलिए देखो आप कि जब हम मैच्योरिटी की उम्र को पहुंचते हैं तो जब तक हम मैच्योर नहीं, इमैच्योर है, तब तक सब स्लिम ट्रिम रहते हैं। जैसे मैच्योरिटी के एज को पहुंचते हैं और बॉडी में एंड्रोजन की लेवल बढ़ती है, सब किधर किधर से अदरक के जैसे फैल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में क्या बन रहा होता है, प्रोटीन्स। हमारे बॉडी में क्या बन रहा होता है, कार्बोहाइड्रेट। और ये क्यों हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का एनाबॉलिक प्रोसेस? क्योंकि हमारे बॉडी में कौन निकलना शुरू हो चुका है, एंड्रोजन हार्मोन। तो इस तरह से ये एंड्रोजन हमारे पूरे बॉडी के फंक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है।
ठीक, क्या हो गया भाई, ये क्यों रुक गया? कब से रुका है? ठीक है, ओके, ठीक। नाउ मेरा एक लेक्चर और है, तो इंशाल्लाह फिर 5:30 बजे हमारा नया लेक्चर होगा, ठीक है। तब तक आपने क्या करना है, आपने एक काम जो करना है वो क्या है, आपने मैंने जो अभी डाला है लिविंग वर्ड वाला जो लेक्चर, उसका फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है धीरे धीरे। फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो पूरी प्ले लिस्ट पे पूरे लेक्चर्स अवेलेबल है। तो पहला लेक्चर हो गया, दूसरा लेक्चर हो गया, फिर तीसरा चौथा, ऐसा धीरे 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 आप लोगों ने ऐड करते चले जाना है। आसान सबक है, आसान है, इजी है, बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक। और लास्ट टाइम लास्ट जो हमारा चैप्टर था उसके भी वीडियोस मैंने पूरे भेजे हुए हैं। अच्छा ठीक है, मैं एक बार और देख लेता उसको, ठीक। चलिए, अच्छी बात है ना, बीच वाला भी भेज देता हूँ मैं, ठीक। पैचअप कर देगा पूरा। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।